नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की बधाई देना चाहता हूं। कुछ ही घंटों बाद एक नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि नया वर्ष आप लोगों के लिए शुभ फलदायी हो और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। मित्रों, आज पीसीएस स्पेशल की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसके क्रम में आज हम बातचीत करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य और उसका साम्राज्य। जिस समय पंजाब के प्रदेशों पर सिकंदर के आक्रमण हो रहे थे उस समय शेष भारत पे धननंद का शासन चल रहा था। धननंद ने सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए कोई कदम उठाया अथवा नहीं उठाया, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। धननंद और सिकंदर के बीच में संघर्ष अगर होता तो उसका क्या परिणाम होता यह कहना मुश्किल है। सिकंदर ने केवल कुछ सामान्य जातियों पर ही विजय हासिल की और उसने शक्तिशाली और हम कह सकते हैं कि बहुत विशाल नंद साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटाया या आक्रमण करना उसके लिए आसान काम नहीं था। अगर हम ग्रीक इतिहासकारों की बात माने तो उनकी राय बटी हुई है। कुछ ग्रीक इतिहासकार यह कहते हैं कि सिकंदर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए उसने नंद साम्राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं किया। वहीं कुछ ग्रीक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिकंदर के सिपाहियों में नंद साम्राज्य की शक्ति का भय व्याप्त हो गया था। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि नंद साम्राज्य सिकंदर के आक्रमणों से बचा ही रहा, अछूता ही रहा। किंतु जहाँ तक नंद साम्राज्य का प्रश्न है, नंद साम्राज्य के भाग्य में भी बहुत अधिक दिन तक शांति का उपभोग करना उसके भाग्य में नहीं लिखा था। वहाँ एक आंतरिक विद्रोह हुआ और चंद्रगुप्त नाम के एक साहसी नवयुवक ने नंद साम्राज्य का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि उसके बाद से इतिहास की जो दिशा थी और दशा थी वो बदल गई। एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास था वो भारतीय इतिहास को हम एक नए रूप में देखते हैं। चंद्रगुप्त ने भारत को मैसिडोनिया के जो आक्रमणकारी थे तो मैसिडोनियंस से आप कह सकते हैं कि उनकी गुलामी से, उनके दास्ता से मुक्त कराया और भारतवर्ष के एक विशाल भाग का चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनैतिक एकीकरण किया। चंद्रगुप्त किसी राज परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं था और न ही उन्हें गद्दी हम कह सकते हैं कि वंश क्रम में मिली थी। तो इसलिए यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बिना किसी राज परिवार का होते हुए भी जो है उसने एक विशाल राज्य की स्थापना की। तो एक महान व्यक्ति के रूप में चंद्रगुप्त का उदय इतिहास का एक रोमांस ही कहा जा सकता है। तो अनेक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों की भांति चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के विषय में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार वह नीच कुल का था। इसी तरह से जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त गांव के मुखिया की लड़की से उत्पन्न हुआ था। उनका कहना है कि मोर पालने वालों को मौर्य कहा जाता था, किंतु इन दोनों ही स्रोतों ने उसके प्रारंभिक जीवन का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। ब्राह्मण और बौद्ध स्रोत
अधिक जानकारी देते हैं थोड़ी चंद्रगुप्त के बारे में, किंतु उसकी उत्पत्ति के विषय में उनमें मतभेद है। ब्राह्मण स्रोत उसे नीच कुल में उत्पन्न बताते हैं, जबकि बौद्ध स्रोत उसका संबंध क्षत्रिय जाति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पुराण, जो कि सबसे प्राचीन प्राप्त ब्राह्मण स्रोत हैं, कहीं भी इस बात का संकेत नहीं देते और केवल इतना ही बताते हैं कि नंद का अंत चाणक्य या कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने किया और चंद्रगुप्त को उसी ने राजा बनाया। विष्णु पुराण में उसे यानी चंद्रगुप्त को निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। इसी तरह से मुद्रा राक्षस नाटक में भी उसके निम्न कुल के होने का उल्लेख है। इसमें उसे वृषल और कुलहीन कहा गया है। कुलहीन का अर्थ होता है दीनहीन परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जबकि वृषल का प्रयोग कभी कभी वृष के अर्थ में होता था, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। इस नाटक के एक टीकाकार के द्वारा उसका संबंध मौर्य वंश से जोड़ा गया है और उसे मौर्य पुत्र कहा गया है। विष्णु पुराण के एक टीकाकार ने भी यही स्वीकार किया है, जबकि अन्य जो पुराण हैं वो इस विषय में मौन है। बौद्ध स्रोत हमारे समक्ष एक अलग ही चित्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रस्तुत करते हैं। दिव्यावदान, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार एक अभिषिक्त क्षत्रिय था। इसी तरह से प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय जाति का था, जिसे मौर्य या मौर्य कहा जाता था। प्राय इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि मौर्य से ही मौर्य की संतोषजनक व्याख्या होती है। अतः यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि वह क्षत्रिय वंश से संबंधित था। मित्रों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के मुखिया थे, जो कि एक सामंतों के झगड़े में मारे गए थे और अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ गए थे। तो वह पाटलिपुत्र आ गई और एक बच्चे को जन्म दिया उसने, जो कि आगे चल करके चंद्रगुप्त के नाम से विख्यात हुआ। बच्चे का पालन पोषण पहले एक चरवाहे ने और बाद में एक शिकारी ने किया। वह गांव में ही पला बढ़ा और अपने साथियों के साथ एक बार वो क्या कहते हैं राजा बनने का खेल खेल रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन कौटिल्य ने उस बालक को देखा और उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ और उसे वह तक्षशिला ले आया, जहाँ पर उसने उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की है और उसे कला और विज्ञान इत्यादि में, शस्त्र विद्या, इन सब में अच्छी तरह से पारंगत किया, राजनीति में भी। तो नंद ने, ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य का अपमान किया था। चंद्रगुप्त का कार्य था देश की सैनिक शक्ति को संगठित करना और उनमें उत्साह भरना, जो कि सिकंदर के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया था। साहित्यिक लेखक जो हैं उस काल के, उनके अनुसार चंद्रगुप्त सिकंदर के पास गया था और उसे बुरी तरह नाराज कर दिया था चंद्रगुप्त ने सिकंदर को, यहाँ तक कि सिकंदर ने क्रोध में आकर के चंद्रगुप्त की हत्या करने या उसे मार डालने का आदेश भी दे दिया था, किंतु वह किसी तरह से भाग निकलने में सफल हो गया, जिससे कि उसकी प्राण रक्षा हुई। तो चंद्रगुप्त ने पंजाब गणतंत्र की सैनिक शक्ति से काफ़ी प्रेरणा ग्रहण की। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो उस समय जो सेना थी उसकी नियुक्ति कई वर्गों से होती है। जैसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया गया है कि कोरस या प्रतिरोधक, जैसे डाकू बदमाश आदि भी लिए जाते थे सेना में, म्लेच्छ जैसे किरात इत्यादि, इसी तरह से चोर गण
और आटविक या जंगली जातियों के लोग होते थे। कुछ लोग जो है शस्त्रोपजीवी होते थे, जो या विजेता जातियों के लोग होते थे। तो इन सब से मिल कर के एक सेना का निर्माण होता था। तो चंद्रगुप्त की सेना को अगर देखा जाए तो उसमें ये सारे तत्व मौजूद थे। मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वण के अनुसार चंद्रगुप्त की मित्रता हिमालय के राजा पर्वतक से थी, जिससे उसे शक, यवन, किराट, कंबोज, पारसिक और वाहलिकों की मिश्रित सेना प्राप्त हुई थी। एक अन्य बात जिसने चंद्रगुप्त की मदद की वह थी यूनानियों की अपनी कठिनाइयाँ थी, ग्रीक्स की जो अपनी परेशानियाँ थी। सिकंदर के अनुयायियों में विदेशी विजयों के लिए सिकंदर के जितना उत्साह नहीं था। उन्होंने ब्यास नदी के पार जाने से इनकार कर दिया और अन्य केंद्रों पर अराजकता फैल रही थी। अब कंधार में एक भारतीय सामंत के नेतृत्व में विद्रोह हो गया था और इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि अस्सकेनोई ने ग्रीक क्षत्रप क्या नाम था उसका, निकानोर की हत्या कर दी थी। उसके बाद 325 ईस्वी में फिलिप्स की हत्या हुई, जो कि सिंधु नदी के ऊपरी भाग का क्षत्रप था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फिलिप्स की हत्या होने के बाद से जो है वो थोड़ा सा यूनानियों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हुई और तो उसकी हत्या जो थी वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो ग्रीक प्रशासन था जो है उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और इसके उपरांत हम ये देखते हैं 323 ईस्वी पूर्व में स्वयं सिकंदर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कि उसका साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य विनाश की ओर अग्रसर हो गया। तो चंद्रगुप्त ने इन परिस्थितियों का यथेष्ट लाभ उठाया और 325 से 323 ईस्वी के बीच में जो है वो बहुत सारी घटनाएं घटी। वो बहुत ही घटनापूर्ण वर्ष थे और चंद्रगुप्त ने अंतिम अभियान की तैयारी की। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन लिखता है कि भारत ने सिकंदर की मृत्यु के बाद दास्ता की जंजीर को तोड़ दिया और उसके गवर्नरों को मार डाला। तो इस मुक्ति का प्रवर्तक चंद्रगुप्त या सैंड्रोकोटस था। तो यूनानी लोग जो है चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा करते थे। तो जस्टिन के विवरण का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर हमें इस बात का संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त ने एक बड़ी सेना एकत्र करके सर्वप्रथम राजपद प्राप्त किया और उसके बाद वह सिकंदर के आदमियों से लड़ा और उन्हें पराजित किया। तो यह कार्य संभवतः 317 ईस्वी पूर्व के पहले नहीं पूरा हो सका होगा, क्योंकि यूडेमस जो कि पश्चिमी पंजाब की रक्षक सेना का कमांडर था, तो यूडेमस ने चंद्रगुप्त के साथ ही एक भारतीय शासक जिसे इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः वह पोरस था, जिसकी कि धोखे से हत्या कर दी थी और अपनी संपूर्ण सेना के साथ भारत छोड़ दिया यूडेमस ने। तो मैसिडोनियनों ने से चंद्रगुप्त का संघर्ष अपेक्षाकृत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। सिकंदर के साम्राज्य के विभाजन के समय 321 ईस्वी पूर्व के लगभग एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि सिंध के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अब जैसे उसके सूबेदार एगनोर और
के पुत्र पाइथन का उत्तर पश्चिम में तबादला कर दिया गया, किंतु उसकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति नहीं हुई। तो इस व्यवस्था के समय तक्षशिला का शासक एवं पोरस व्यावहारिक रूप से अपने प्रांतों में अतिरिक्त शक्ति और अतिरिक्त क्षेत्र के जोड़ने के कारण उस समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, एक तरह से उस क्षेत्र में सर्वशक्तिशाली हो गए थे। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीयों की दशा भौतिक रूप से 321 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी पूर्व तक परिवर्तित हो चुकी थी। जिस समय सिकंदर का साम्राज्य विभाजित हुआ उस समय जो है तक्षशिला इत्यादि की स्थिति अच्छी हो गई थी, पोरस की स्थिति अच्छी हो गई थी। तो यह अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व अथवा 323 ईस्वी पूर्व में निचले सिंध घाटी में मुक्ति युद्ध प्रारंभ किया। उसकी चढ़ाई की तिथि अस्थायी रूप से 324 ईस्वी पूर्व निश्चित की जा सकती है। उसका अभ्युदय एक महान प्रतिशोधक की तरह से हुआ, जिसकी मजबूत बाहें विदेशियों द्वारा लंबे समय से प्रताड़ित पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और शरण देने के लिए अब वापस आ गई थी। चंद्रगुप्त ने अपना कार्य बहुत ही योग्यतापूर्वक किया। जो मैसेडोनियन अब भी अपने पद का उपभोग कर रहे थे, जस्टिन के अनुसार उन्हें चंद्रगुप्त के द्वारा निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। किंतु ऐसा पता चलता है उस समय के जो स्रोत हैं उनसे कि सिकंदर द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई एक सेना को चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और स्वयं पंजाब और सिंध का मालिक बन गया, जो सीमांत प्रदेश थे पंजाब और सिंध। तो चंद्रगुप्त का दूसरा कार्य था देश को नंद की तानाशाही से, नंद वंश की तानाशाही से और नंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सिकंदर के पास मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने और उसे विजित करने के उद्देश्य से गया था, उसकी योजना लेकर के गया था। हालांकि इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, किंतु भारतीय परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही नंद द्वारा किए गए अपने प्रति दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे। दुर्भाग्यवश चंद्रगुप्त द्वारा मगध की विजय का निश्चित और विस्तृत विवरण कहीं सुरक्षित नहीं है। चंद्रगुप्त ने, उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार उसने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को तश्तरी के बीच से ग्रास उठाकर खाने पर उसे डांट रही है, क्योंकि रोटी को अगर किनारे से खाया जाए तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि रोटी का बीच का हिस्सा जो है वो गर्म होता है। तो चंद्रगुप्त को जो है इस बात से प्रेरणा मिली और उसने भी जो है इसको अपने विजय अभियानों में, मतलब इस बात को से प्रेरणा लेकर के उसने अपने विजय अभियानों को एक किनारे से प्रारंभ किया। तो मतलब इससे यह अर्थ निकलता है कि कैसे चंद्रगुप्त ने बिना सीमांत प्रदेशों पर अधिकार किए देश के मध्य भाग पर आक्रमण किया और अपनी सेना को घिरा हुआ और नष्ट होता हुआ पाया। तो अब उसे अपना विचार बदलना पड़ा, किंतु बौद्ध परंपरा उसकी रणनीति के में एक दूसरा दोष देखती है। इस बार उसने अपना अभियान सीमांत प्रदेशों से प्रारंभ किया और रास्ते में बहुत से राष्ट्रों और जनपदों को विजित किया, किंतु उन जगहों पर उसने अपनी रक्षक सेना नहीं रखी जो कि उसकी विजयों को अक्षुण्ण रखते, उसकी विजयों को बनाए रख सकते। तब
यह बात, असली बात जो है उसके समझ में आ गई और उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और धननंद की हत्या कर दी। मिलिंद पह्य इस हत्या का एक बहुत ही अतिरंजित विवरण प्रस्तुत करता है। ब्राह्मण परंपरा द्वारा इस नाटक का मुख्य कलाकार चंद्रगुप्त की अपेक्षा चाणक्य था। यानी कि नंदवंश का विनाश कैसे हुआ, तो नंदवंश के विनाश के लिए जो ब्राह्मण परंपरा है वो चाणक्य को उत्तरदायी मानती है, जो कि नंदवंश के विनाश के लिए जिम्मेदार था। पुराण चंद्रगुप्त को राजा बनने और नंदों के विनाश का श्रेय, चंद्रगुप्त को राजा बनाने और नंदों के विनाश का श्रेय जो है पुराण वो चाणक्य को ही देते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी इसी मत की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का निर्माण अत्यधिक बुद्धिमान चाणक्य की ही छत्रछाया में हुआ था। कहानियाँ भी कही जाती हैं कि नंद ने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की और यह उसने कहा कि अपनी शिखा में तब तक गांठ नहीं लगाएगा जब तक कि नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देगा। तो अपना बदला लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त नामक बालक को उसने देखा और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, उसको पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरह से उसको निपुण बनाया राजनीति में, शस्त्र विद्या में, ज्ञान में, विज्ञान में, और उसके सहारे उसने अपने कार्य को पूरा किया। तो यह बड़ा मुश्किल है कि किसे नंदों के विनाश का श्रेय दिया जाए, चंद्रगुप्त को या चाणक्य को। तो वास्तव में यह चाणक्य की कूटनीतिक क्षमता और चंद्रगुप्त की बहादुरी के कारण ही संभव हो सका। केवल एक अकेला शायद इस कार्य को न कर पाता। तो जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य की आधारशिला रखने में तल्लीन था, तो सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के या हम कहते हैं या सिकंदर के जो साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस था, जो कि अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। किंतु जहाँ सिकंदर को एक विभाजित भारत के राज्यों से लोहा लेना था, वहीं अब सेल्यूकस के सामने परिस्थिति कुछ अलग थी। अब भारत के पास एक कुशल नायक था और एक एकीकृत और मजबूत भारत था, जिससे कि सेल्यूकस को लोहा लेना था, सेल्यूकस को टक्कर लेनी थी। सेल्यूकस 305 ईस्वी पूर्व में सिंध पहुंचा, किंतु सेल्यूकस चंद्रगुप्त से हार गया और उसने उससे संधि कर ली। उसने संभवतः अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। तो इसके उपरांत सेल्यूकस ने मौर्य दरबार से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। उसने मेगस्थनीस को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जो कि पाटलिपुत्र में काफ़ी समय तक रहा, और उसने भारत के विषय में एक पुस्तक जो इंडिका के नाम से प्रसिद्ध है उसकी रचना भी की। हालांकि वह पुस्तक नष्ट हो गई है, लेकिन उसके उद्धरण दूसरे इतिहासकारों, दूसरे साहित्यकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त ने उत्तरवर्ती जीवन किस तरह से बिताया अपना, उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके विस्तृत साम्राज्य से पता चलता है कि संभवतः जो उसका अधिकांश जीवन है, तो उसका अधिकांश जीवन संभवतः युद्धों में ही बीता होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो साम्राज्य है, तो इतने बड़े साम्राज्य में निश्चित रूप से कहीं न कहीं संघर्ष छिड़ा रहता होगा। बहुत बाद के जैन परंपरा से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में संसार त्याग दिया था और भद्रबाहु के नेतृत्व में उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। वह मैसूर के पास श्रवणबेल गोला नामक स्थान पर रहने लगा था, जहाँ की कुछ स्थानीय अभिलेख जो है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ जो है वो वहाँ संतों की तरह रहा करता था। तो जिस पहाड़ी पर वह रहता था उसका नाम चंद्रगिरी पड़ गया, और उसने
चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी वहाँ बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने एक जैन की तरह इस स्थान पर मृत्यु पर्यंत उपवास किया। तो मित्रों, निस्संदेह चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। प्लूटार्क के अनुसार उसने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत पर शासन किया। जस्टिन भी कुछ इसी तरह की बात करता है, जस्टिन भी उसका समर्थन करता है। अन्य उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा भी इस बात की परोक्ष रूप से पुष्टि होती है। अशोक के अभिलेख कलिंग को छोड़कर शेष भारत पर उसका अधिकार होने का श्रेय उसे देते हैं, किंतु अभिलेखों के भौगोलिक बंटवारे से पता चलता है कि दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर और उत्तर पश्चिम में फारस की सीमाओं तक फैला हुआ था। फारस जिसे आजकल हम ईरान कहते हैं, तो उसकी सीमाओं तक उसका राज्य फैला हुआ था, पश्चिम में और दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में और दक्षिण में मैसूर तक। तो एक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त का नाम जो है वो भारतीय इतिहास में अमर है। अशोक का पिता बिंदुसार एक विजेता के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि जिस साम्राज्य पर अशोक ने शासन किया वह उसके बाबा चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित किया गया था, चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। तो कहा जाता है कि मौर्य तिन्नेवेली जिले के पोदील पहाड़ी तक आगे बढ़ गए थे। जूनागढ़ के रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग था। इस पर चंद्रगुप्त का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त शासन करता था और अशोक के समय में इस पर यवन राजा तुषास्प शासन करता था। आधुनिक थाना जिले में स्थित सोपारा अभिलेख से पता चलता है कि सोपारा अथवा सूरपारक के आसपास का क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन थे। तो इस तरह से मित्रों, मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साम्राज्य के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि और एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।